सबसे पहले देखते हैं यूपीएससी ने इस क्वेश्चन में क्या डिमांड किया है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती मात्रा धीरे धीरे तापमान बढ़ा रही है क्योंकि ये अवशोषित करती है। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है हमारा एटमॉस्फेयर में जो बढ़ रहा है, इसके कारण जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ने का एकमात्र कारण है कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा इंफ्रारेड रेज को एब्जॉर्ब करना। इसका एकमात्र कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, इंफ्रारेड को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका आईआर को, इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब करती है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि ऐसा कोई भी रेडिएशंस जिसका वेवलेंथ आईआर के वेवलेंथ के रेंज में आता है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से दिखता है। जब इसके ऊपर आईआर पड़ता है, इंफ्रारेड रेज पड़ता है इस बॉन्ड के ऊपर, तो यह बॉन्ड जो है क्या हो जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है, एसिमेट्रिकल भी बन जाती है, साथ ही साथ ये बैंड करती है। बैंड करने के कारण जो है यह आईआर को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है, फंसा लेती है अपने में। उसके बाद इसको री इमिट भी करती है। जब आईआर इसके ऊपर पड़ता है, इसके बॉन्ड के ऊपर पड़ता है, तो इसका बॉन्ड जो है वाइब्रेट करने लगता है, और इस वाइब्रेशंस का इफेक्ट जो है आसपास के मॉलिक्यूल्स पे भी पड़ता है, और आसपास के मॉलिक्यूल्स जो है उसके अंदर जो है स्पीड काफ़ी तेज हो जाती है, और इसके कारण फिर से टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। तो सिंपल सा फ्रेंड यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो मात्रा धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसके कारण जो है धीरे धीरे तापमान बढ़ता है। उसका कारण क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके द्वारा टेम्परेचर बढ़ने का एकमात्र कारण है वो इंफ्रारेड रेज को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। इंफ्रारेड रेज को एब्जॉर्ब करने का सबसे बड़ा कारण है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्कोप में जब आप देखेंगे ऐसा कोई भी रेडिएशन जो इस रेंज में पड़ता है, उस रेंज को कार्बन डाइऑक्साइड जो है स्ट्रांगली उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। और इस एब्जॉर्बेशंस के कारण इसके बॉन्ड में स्ट्रेचिंग आ जाता है, वाइब्रेशंस आता है, और ये क्या करता है, बैंड करना शुरू कर देता है। और इस वाइब्रेशंस का इफेक्ट आसपास के मॉलिक्यूल पे पड़ता है, उसमें स्पीड बढ़ जाती है, और इस स्पीड के बढ़ने से टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जितने भी सोलर रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्कोप में दिखाया जाता है सोलर रेडिएशंस को, सबको क्या करती है, एब्जॉर्ब नहीं करती है। ये सिर्फ आईआर के वेवलेंथ के रेंज में जो भी रेडिएशंस आता है उसको ही क्या करती है, अवशोषित करती है, एब्जॉर्ब करती है। पहला तो आप क्रिस्टल क्लियर देख लिए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड सारे सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं करती है, सिर्फ वो आईआर के रेडिएशंस को ही क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। दूसरा एक चीज़ और यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं, वो यह कॉन्सेप्ट है कि जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है, यह हमारे एटमॉस्फेयर का 90% जो है आपका गैस का फॉर्मेशन करता है, लेकिन इसका कंपोजिशंस जो है यह मात्र जो है क्या है, अपना डायटोमिक है। इसके कारण जो है आईआर जब इस पे पड़ता है तो ये स्ट्रेच जो होता है या बेंडिंग जो होता है इसमें नहीं हो पाता है, और इसके कारण ये आईआर को क्या करता है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। वाइब्रेशंस जो होता है वह सिंगल मोड में होता है। इसलिए यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चंस पूछा जाए कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है क्यों नहीं आईआर को एब्जॉर्ब करता है, तो इसका सबसे बड़ा जो है लॉजिक आप दे सकते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर जो बनता है वो क्या होता है, सिंपल स्ट्रक्चर है, बैंडिंग स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे कार्बन को आपने देखा दोनों, और जो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को आपने देखा दोनों और ऑक्सीजन है,
जैसे उसके ऊपर आई आर पड़ता है वो वाइब्रेट करना शुरू होता है और इस वाइब्रेशंस का इफेक्ट आसपास के मॉलिक्यूल्स पे भी पड़ता है और उसके मॉलिक्यूल्स की गति जो है वो बढ़ जाती है और गति बढ़ने से तापमान भी बढ़ जाता है और धीरे धीरे यही कारण है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है वातावरण का तापमान भी धीरे धीरे क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो बहुत सिंपल तरीके से आप यहाँ पे इसको देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हमारा है वो हमारा है किसके ऊपर, बायोमास के ऊपर। यानी बायोमास को जब आप जलाते हैं तो वायुमंडल में क्या उत्सर्जित होता है। तो वायुमंडल में जो है आप देखते हैं कि ओजोन का उत्सर्जन होता है। जब बायोमास को जलाते हैं तो ओजोन का भी उत्सर्जन होता है। इसको और क्रिस्टल क्लियर करने के लिए आप देखिएगा कि जो है हमारा बायोगैस को भी यहाँ पे आप समझ लीजिए। जब बायोमास को जलाते हैं तो बायोगैस और प्रोड्यूसर गैस भी प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूसर गैस भी निकलता है। प्रोड्यूसर गैस का मेन कंपोजिशन कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन के जो हैं सल्फाइड होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। इसका मेन कंपोजिशन जो है हमारा मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसका मतलब है कि जब हम बायोमास को जलाते हैं तो ओजोन भी निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है, मीथेन भी निकलता है और सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलता है। इसका मतलब है कि हमारा चारों आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कार्बन की सामाजिक लागत पर आधारित है, यानी कि सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन पे आधारित है। सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, यह क्वेश्चन जो है सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन पे है। सोशल कॉस्ट यानी जो सोशल कॉस्ट का यहाँ पे बात करता है, सामाजिक लागत का बात करता है, कार्बन का जो है कार्बन के को सोशल कॉस्ट का बात करता है। तो सोशल कॉस्ट का संबंध जो है हमारे इकोनॉमिक एस्टिमेट से है, इकोनॉमिक एस्टिमेट से है। यानी कार्बन की मात्रा जब बढ़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो हम देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेटिक चेंज जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इसका इम्पैक्ट जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पे, हेल्थ पे, इकोसिस्टम पे, बायोडाइवर्सिटी पे पड़ता है और अल्टीमेटली इसका भुगतान किसको करना पड़ता है, तो इसका भुगतान किसको करना पड़ता है, सोसाइटी को करना पड़ता है। यानी सोसाइटी जो है जो लागत अदा करती है, समाज जो लागत अदा करती है उसको ही सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन कहा जाता है। यानी किसी वर्ष में CO2 उत्सर्जन के प्रति टन से होने वाली दीर्घकालीन हानि को ही सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन कहा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट जो है सोसाइटी के ऊपर एट लार्ज पड़ता है। यहाँ पे 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा रिलीज हुआ एटमॉस्फेयर में और उसके कारण जो है समाज के ऊपर जो इफेक्ट पड़ा, यानी यहाँ पे रहने वाले लोगों के ऊपर जो है आर्थिक रूप से जो है प्रभाव पड़ा है, तो उसी को सोशल कॉस्टिंग के अंदर क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। सिंपल सा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वह ब्लू कार्बन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा किसके ऊपर है, ब्लू कार्बन के ऊपर है। ब्लू कार्बन बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है जो ओशनिक और कोस्टल इकोसिस्टम है, महासागरीय और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के द्वारा अवशोषित कार्बन को ही ब्लू कार्बन कहा जाता है। हम लोग जानते हैं कि जो हमारा ओशंस है और जो हमारा कोस्टल एरिया है, यह जो है ओशनिक पार्ट जो है, कोस्टल एरिया है, यह जो है कार्बन का सबसे बड़ा एब्जॉर्बर है। कार्बन को सबसे ज़्यादा अवशोषित करने वाला अगर कोई भी इकोसिस्टम है तो वह है हमारा ओशनिक इकोसिस्टम है। तो ओशनिक इकोसिस्टम के द्वारा जो कार्बन एब्जॉर्ब किया जाता है, कार्बन अवशोषित किया जाता है, उसी को ब्लू कार्बन कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन क्षेत्र के निर्माण से संबंधित है। तो जैसा कि हम फ्रेंड जानते हैं कि जो हमारा अंटार्कटिक क्षेत्र है, ये अंटार्कटिक क्षेत्र क्या है, एक ध्रुवीय क्षेत्र है। अंटार्कटिक क्षेत्र हमारा क्या है, एक ध्रुवीय क्षेत्र है, यानी पोलर रीजन है। और ध्रुवीय क्षेत्र में क्या होता है, आपका पोलर फ्रंट का निर्माण होता है। और हम जानते हैं कि ओजोन छिद्र के लिए हम लोग जानते हैं कि जो हमारा ओजोन में छेद हो रहा है, ओजोन जो है हमारा छिद्र हो रहा है, यानी ओजोन जो होल हो रहा है, उसके लिए सबसे मोस्ट रिस्पॉन्सिबल गैसेस है वो हमारा कौन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब पोलर रीजन में पहुंचता है, यानी अंटार्कटिक रीजन में पहुंचता है, तो वहाँ पे जो पोलर फ्रंट बनती है उसको अपने आप में क्या करती है, बैंड कर लेती है, उसको अपनी ट्रैप में ले लेती है। और जो समताप मंडल का जो एयर है, यानी क्लाउड कह सकते हैं, वह उसको क्या करता है, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देता है। इसीलिए लॉन्ग समय तक जो है वह गैस जो है वहाँ पे ट्रैप में फंसा रहता है और अल्टीमेटली धीरे 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 कर करके ओजोन में क्या कर देता है, होल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वह कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बन साइकिल जो है हमारा, जो कार्बन का जो चक्र है, कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड कौन जोड़ता है, कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को कौन जोड़ता है। ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बनाया है फोटोसिंथेसिस, सेकेंड ऑप्शन बनाया है शोषण, तीसरा है डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, चौथा है आपका वॉल्केनिक एक्शंस। अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो जो हमारा फोटोसिंथेसिस है, यानी जो हमारा प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण जो है का यूज जो है पेड़ पौधा जो है अपने फूड को बनाने में करता है, यानी फोटोसिंथेसिस कार्बन को बनाने का काम करता है। कार्बन साइकिल में फोटोसिंथेसिस का रोल नहीं होता है। रोल किसका होता है, श्वसन का, रिस्पिरेशंस का। जितने भी आपका हम देखते हैं प्लांट हो, एनिमल्स हो, सब रिस्पिरेशंस करते हैं, तो रिस्पिरेशंस के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को अपना एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं। सेकेंड है डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी जब ऑर्गेनिक मैटर जो है डिके करता है, यानी उसका जब क्षय होता है, तो उसके कारण भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है, यानी कार्बन जो है वह क्या होता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। नेक्स्ट है ऑप्शंस वॉल्केनिक एक्टिविटीज या वॉल्केनिक एक्शंस, ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया तो जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक मेजर सोर्स आप कह सकते हैं, नेचुरल सोर्स में अगर बात करें तो एक बहुत मेजर सोर्स है हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने में, यानी एटमॉस्फेयर में कार्बन को रिलीज करने में, यानी कार्बन साइकिल में कार्बन को ऐड ऑन करने में इम्पॉर्टेंट रोल किसका होता है, श्वसन यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम का, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर का, एंड द थर्ड वन वॉल्केनिक एक्टिविटीज यानी वॉल्केनिक एक्शंस का, ज्वालामुखी क्रियाओं का। तो इसका आंसर आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप विद्युत संयंत्रों में कोयला दहन से निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो कोयला है, जब कोयला को जलाते हैं तो कोयला को जलाने से डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड निकलता ही है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी निकलेंगे और सल्फर के ऑक्साइड भी निकलेंगे। यानी हम जानते हैं कि जो थर्मल पावर प्लांट होता है वहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के निकलने से ही एसिड रेन जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है नाइट्रिक एसिड बनाएगा और सल्फर के ऑक्साइड जो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। तो नाइट्रिक
ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के जनरेशंस के लिए जो इम्पोर्टेंट है नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, और इसका इम्पोर्टेंट सोर्स जो है कंबशन ऑफ कोल, यानी कोयला को जब आप जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो आप जानते ही हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड भी रिलीज होते हैं। इसलिए थर्मल प्लांट के आसपास आप देखिएगा तो एसिड रेंज का जो मेजरमेंट आपको जो है फ्रीक्वेंटली आपको दिखता है, यानी आप उस एरिया में एसिड रेन की स्थिति को आप आसानी से महसूस कर सकते हैं, उसको आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग पर है, यानी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसका क्या क्या उपयोग है, एप्लीकेशंस। हम जानते हैं कि ओजोन डिप्लीशंस के लिए, ओजोन होल के लिए सबसे मोस्ट रिस्पॉन्सिबल गैस है वो CFC। CFC एक आर्टिफिशियल गैस है, या आप कह सकते हैं मैन मेड गैस है, यानी कृत्रिम रूप से इसको बनाया जाता है। नेचुरली इसका नेचर में इसका एग्जिस्टेंस नहीं मिलता है। और जब हम बात करें इसका यूज का, तो इसका यूज सॉल्वेंट के रूप में किया जाता है, विलायक के रूप में किया जाता है। सॉल्वेंट के रूप में इसका उपयोग प्लास्टिक इंडस्ट्री और फोम इंडस्ट्री के रूप में, या आप कह सकते हैं ट्यूब टायर वगैरह बनाने में किया जाता है। उसी तरह से इसका यह जो है एक क्लीनिंग एजेंट के रूप में काम करता है, यानी चीज़ों को साफ करने में भी इसका रोल होता है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को साफ करने में CFC को यूज करते हैं। उसके बाद यह जो है एरोसोल कैंस में एक सप्रेसर गैस के रूप में काम करता है। इसका मतलब है इसका यूज जो है प्लास्टिक फोम के उत्पादन में होगा, ट्यूब रहित टायर के उत्पादन में होगा, इलेक्ट्रॉनिक सामान के सफाई में होगा, और एरोसोल्स के कैंस में एक जो है प्रेशराइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। इसका मतलब है इसका चारों आंसर होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चंस ये बात कर रहा है कि जो पूर्व औद्योगिक स्तर, जो पूर्व औद्योगिक स्तर का जो तापमान है, उस तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करना चाहिए, ऐसा वैज्ञानिकों का क्या है दृष्टिकोण है, ऐसा सुझाव है। लेकिन अगर यह तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है, 3 डिग्री सेल्सियस से अगर तापमान ज़्यादा हो जाता है तो इसका क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो सिंपल सा बात है, पहला ऑप्शन बनाया स्थलीय जीवमंडल शुद्ध कार्बन स्रोत की ओर अग्रसर होगा। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन होता है शुद्ध कार्बन स्रोत, फर्स्ट ऑप्शन में वर्ड यूज किया गया है शुद्ध कार्बन स्रोत, यानी नेट कार्बन सोर्स। तो नेट कार्बन स्रोत क्या होता है, ऐसा स्रोत जो कार्बन को जितना एब्जॉर्ब करता है उससे ज़्यादा कार्बन को रिलीज करता है, एब्जॉर्बेशन से ज़्यादा, एब्जॉर्ब करने से ज़्यादा कार्बन को एटमॉस्फेयर में रिलीज जितना ज़्यादा करेगा, उसी सोर्स को हम लोग क्या करते हैं शुद्ध कार्बन स्रोत कहते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि फॉरेस्ट फायर वगैरह, वाटर लॉगिंग कंडीशंस में आप देख रहे हैं, है ना, फॉसिल फ्यूल्स को आप जलाते हैं, तो वो सारा जो है नेट कार्बन सोर्स के रूप में कंसीडर होता है। तो जो यहाँ पे जो है पूछा गया है कि इसका प्रभाव क्या होगा, तो डेफिनेटली टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो फॉरेस्ट फायर की स्थिति क्रिएट हो जाएगी, और इसके कारण जो है नेट कार्बन सोर्स जो है वह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन होगा। सेकेंड है व्यापक स्तर पर प्रवाल की मृत्यु। जो हमारा कोरल रीफ है, जो हमारा कोरल रीफ है, कोरल रीफ का जो डेथ हो रहा है, यानी कोरल रीफ बहुत बड़ी संख्या में मर रहे हैं, उसका मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है ग्लोबल वार्मिंग, यानी टेम्परेचर का बढ़ना। टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाएगा तो सारे कोरल रीफ क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, यानी सेकेंड ऑप्शन भी हमारा आंसर होगा।
नेक्स्ट बात करते हैं, ऑल द ग्लोबल वेटलैंड्स विल परमानेंटली डिसअपियर। हम जानते हैं कि जो हमारा वेटलैंड होता है, यानी जो हमारी आर्द्र भूमि होती है, वो क्या होता है, जो हमारा वाटर बॉडी है और जो हमारा लैंड बॉडी है, उस दोनों के बीच का ट्रांजिशन जोन होता है। और इस क्षेत्र में जो है आपका वाटर का जो टेबल होता है, वाटर टेबल जो होता है, वो वाटर टेबल्स क्या होता है, या तो सरफेस पे होता है या सरफेस से ऊपर होता है, नियर और नियर अबाउट। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या होता है, जो मार्सी लैंड होता है, दलदली क्षेत्र होता है, जो स्वयं क्षेत्र होता है। यहाँ मार्सी लैंड में ग्रास होता है, यहाँ पे आपको वेजिटेशन मिलता है। मैनग्रोव्स रीजन्स हो गया, में आप कह सकते हैं जो हमारा पीटलैंड हो गया, ये सारे आपके किसके अंदर आते हैं, वेटलैंड के अंदर आते हैं। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, डेफिनेटली वाटर जो है काफ़ी तेज़ी से इवोपरेट करेगा। इवोपरेट करने के कारण सारे वेटलैंड क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, सूख जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तीसरा भी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स विल नॉट बी पॉसिबल एनीवेयर। अनाज की खेती संभव नहीं होगी। डेफिनेटली हम लोग जानते हैं कि जो अनाज है, अनाज की उत्पादन जो है वह निर्भर करती है, अनाज का जो उत्पादन जो है वह निर्भर करता है किसके ऊपर, भूमि की जो मॉइस्चर है, यानी भूमि की जो मॉइस्चर है या भूमि में जो मॉइस्चर है उस पर निर्भर करता है। यानी उत्पादकता जो है वह किस पे निर्भर करता है, भूमि की उत्पादकता जो है वह निर्भर करती है उसके अंदर मौजूद जो है मॉइस्चर्स, नमी। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से सबसे पहला क्या होगा, आपका सारा मॉइस्चर लैंड का खत्म हो जाएगा और अल्टीमेटली हमारा जो भूमि बदल जाएगा किसमें, मरुस्थल में बदल जाएगा। और इसके कारण जो इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, मरुस्थल में पड़ेगा। डेफिनेटली इसके कारण आपका उत्पादन सीधे रूप से क्या होगा, प्रभावित होगा। इसका मतलब है कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों आंसर इसके होंगे। अब हम फ्रेंड्स बात किया गया है क्वेश्चंस में साइरस बादल पतला करने की तकनीक और समताप मंडल में सल्फेट एरोसोल्स के इंजेक्शंस का। तो कुछ वैज्ञानिक सजेशंस देते हैं कि साइरस बादल को पतला करने की तकनीक का प्रयोग करें और सल्फेट एरोसोल्स को यूटिलाइज करें। जो हमारा सल्फेट एरोसोल है, सल्फेट एरोसोल्स जो है यह जो है एक कूलिंग एजेंट के रूप में काम करता है। यानी यह जो है सल्फेट एरोसोल्स जो है टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण आसपास के रीजन में ठंडापन की स्थिति देखने के लिए मिलता है या टेम्परेचर कम होता है। तो इसका प्रयोग जो किया जाता है रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। एक इसमें एक नेचुरल दिखाया गया था जो हमारा फिलीपींस है। फिलीपींस में जो है एक माउंट पिंटाओ है, आपने सुना होगा। इसमें 1991 में जो है जब वॉल्केनिक इरप्शंस हुआ, सल्फेट एरोसोल्स बहुत बड़े अमाउंट्स पे जब एटमॉस्फेयर में आया, तो उस साल ऑब्जर्व किया गया कि 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर जो है उस रीजन में क्या हो गया था, घट गया था। तो इसलिए वैज्ञानिक का मानना है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग को आप कह सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को आप कम करना चाहते हैं तो सल्फेट एरोसोल्स को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन यह सॉल्यूशंस जो है एक टेम्पोररी सॉल्यूशंस है। इसलिए यहाँ पर फिलहाल तो आप देखिए कि इसका मेन पर्पस क्या है, सल्फेट एरोसोल्स को यूज करना या साइरस बादल के जो है उसके थिकनेस को कम करना या पतला करना। इस दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्लोबल वार्मिंग को क्या करना, कम करना। हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी
एनवायरनमेंट साइंस का क्वेश्चंस का सीरीज स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कंटिन्यू जो है PMF IAS का जो बुक है और एनवायरनमेंट जो है शंकर IAS का, दोनों को और NCERT को